तो जैसे हम बात कर रहे हैं टैक्स के लेवी होने की, कि एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर, वैट सेल ऑफ गुड्स पर, सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइड कराने पर लगते थे, ये एक्टिविटीज हैं। ठीक उसी तरह जीएसटी सप्लाई पर लगेगा। तो देखिए हम जो अभी आगे डिस्कस करेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस ट्रांजेक्शन को सप्लाई कहेंगे या नहीं कहेंगे, उसको लेकर के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है लॉ में। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग को, कि किसे सप्लाई कहा जाएगा और किसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा। सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 7 बताता है कि सप्लाई किसे कहेंगे। तो एक बहुत सिंपल सा पॉइंट, लॉ में कहा गया ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मतलब किसी भी तरह की, हर तरह की सप्लाई, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो, या फिर सप्लाई ऑफ बोथ। और ये जो सप्लाई की जा रही है गुड्स की, सर्विस की या बोथ, वो फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो जो बदले में कुछ मिलना चाहिए, पॉइंट आता है कि क्या बदले में जो मिलेगा वो सिर्फ पैसे। तो देखिए लॉ ने अपना स्कोप बहुत ही वाइडर रखा, कहा नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज सप्लाई की जा रही है, गुड्स सर्विस या बोथ, तो उसके लिए जो कंसिडरेशन हो वो पैसे भी हो सकते हैं और हो सकता है अदर देन मनी, समथिंग इन काइंड भी हो सकता है। देखो अगर हम सिर्फ कंसिडरेशन का मतलब मॉनेटरी समझें तो बहुत बड़े लेवल से जीएसटी की चोरी की जा सकती है। पता है कैसे? अब मान लीजिए मैं कुछ बिजनेस करता हूं और मुझे कुछ खरीदना है, कुछ जरूरत है, तो मैं गया मार्केट में और जो मुझे चाहिए था उन सप्लायर्स से मैं मिला, कहा जी ये चाहिए, उन्होंने कहा जी ठीक है दे देंगे। मैंने उनसे प्राइस वगैरह पूछा, उन्होंने बताया कि जी इतना अमाउंट प्लस जीएसटी। मैंने उसे कहा देखो मैंने जीएसटी लॉ पढ़ा है, उसमें जीएसटी तब लगेगा जब मैं आपको जो मुझे सामान आपसे खरीदना है उसके बदले पेमेंट दूंगा। मैं एक काम करूंगा, मेरा भी इस चीज का बिजनेस है, आप बताओ आपको इसकी जरूरत है? सिंपल सी बात है, अगर सामान है तो एक दूसरे सामान की हर किसी को जरूरत होती है। मान लो अब पहले सप्लायर को नहीं होगी, मैं दूसरे के पास चला गया, दूसरे के पास नहीं होगी, तीसरे के पास, मतलब फाइनली मैंने वो सप्लायर ढूंढ लिया जिसको मेरे सामान की जरूरत है और उस पर मेरा सामान मिलता है। मैंने कहा जी ठीक है, काम करो आप अपना दे दो, बदले में मुझसे मेरा ले लो, पैसे का लेन देन होगा ही नहीं, जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम जीएसटी को डिफीट कर सकते थे। तो देखिए जी जब भी ये बात आएगी कंसिडरेशन की, तो लॉ में भी इस चीज को क्लियरली लिख दिया गया और आपको समझ भी आ गया होगा कि सिर्फ मोनेटरी कह देने से तो काम नहीं चलता। इसीलिए जो कंसिडरेशन होगा वो मोनेटरी भी हो सकता है और नॉन मोनेटरी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल और दिया है, आप इसको समझिए। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी की ऑडिट की, सपोज वो एचपी है जो लैपटॉप बनाती है। ऑडिट करने के बाद काम पूरा हो गया, मैंने बिल रेज कर दिया, अपनी फीस सपोज 50,000 रुपए प्लस जीएसटी 9,000, 18% के हिसाब से टोटल 59,000। काम पूरा हो गया साहब ऑडिट का सब कुछ, बस इंतजार इस बात का कि लाओ जी पेमेंट कर दो चलते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि जो वहां पर मैनेजर हैं उन्होंने कहा सर बस हमारे डायरेक्टर सर या जो भी हैं मुखिया हेड वो आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, बस वो आते ही आपकी पेमेंट रिलीज करा दी जाएगी, चेक साइन हो जाएगा, तब तक के लिए चलो आओ कुछ कॉफी शॉफी पीते। बातें कर रहे थे, उनकी नजर मेरे लैपटॉप पर पड़ी और उन्होंने कहा सर आपका लैपटॉप तो काफी पुराना लग रहा है, आपको तो दिक्कत होती होगी, हैंग होता होगा, ये वो टाइम ज्यादा लग जाता हो। मैंने कहा हाँ जी थोड़ा बहुत तो होता है। बोले सर नया क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा नहीं जी जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है। उन्होंने कहा सर ये उतना आपका समय बिगाड़ देता हो, दिन में के अगर रोज के 10-15 मिनट आधा घंटे खराब करता होगा हैंग करके, तो समझ आया ना, बात तो सही है। सेल वाले ऐसे होते हैं सब, वो कहीं से कुछ भी फायदा दिखा देंगे आपको। मैंने कहा चलो जी ठीक है दिखाओ कौन सा अच्छा लैपटॉप है जो मेरे हिसाब से सुटेबल है। उन्होंने लैपटॉप दिखाया, कोइंसिडेंटली ऑलमोस्ट नियरिंग टू दैट प्राइस मुझे एक लैपटॉप पसंद आ गया
और उन्होंने जी बस लैपटॉप पैक करा दिया। मान लीजिए उस लैपटॉप की कीमत 50,000, उस पर जीएसटी 959। यानी कि अब मैं जो वहां वेट कर रहा था चेक लेने का, मैंने बदले में लैपटॉप ले लिया, अब चेक लेने की तो जरूरत ही नहीं। उनको बाय बोला, थैंक यू बोला और चल दिया जी। तो अगर हम इस सिनेरियो को समझें तो यहां पर भी तो कोई कंसिडरेशन में मनी दी और ली गई नहीं है। तो देखिए यही पॉइंट है कि जी कंसिडरेशन होनी चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट। वो कंसिडरेशन के फॉर्म में मनी है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसी हिसाब से जो मैंने बिल रेज किया 50,000 प्लस जीएसटी 59 का, तो उस बिल के हिसाब से जो टैक्स है 9,000 वो मुझे जमा कराना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे बदले में जो चीज मिली है उसकी कीमत तो टोटल 59 है ना, और मेरा 59 थोड़ी है सारा का सारा, मेरा तो 50,000 है। दैट मीन्स कि उसमें जो टैक्स कंपोनेंट है जो मुझे इन अदर देन मनी मिल चुका है वो मुझे अपनी पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा, सिंपल है। और ठीक इसी तरह जो एचपी है उसको भी वही, कि उन्होंने जो लैपटॉप बेचा उसका जो बिल किया, क्योंकि उन्हें भी तो लैपटॉप के बदले सही मायने में उनके तो 50,000 ही है ना, बट उन्हें जो मिला एज अ कंसिडरेशन वो 59,000 की वर्थ की कोई भी अदर देन मनी फैसिलिटी सर्विस गुड्स कुछ मिल गया, तो ठीक है वो 9,000 रुपए अब अपनी जेब से जमा करेंगे। दैट मीन्स इन द बोथ एंड इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा और दोनों ही अपनी अपनी पॉकेट से जमा कराएंगे, क्योंकि उनका खुद का बेनिफिट 50,000 का है, जबकि बदले में दोनों को ही 59 की चीजें मिली है, तो 9,000 का खुद की जेब से जमा कराएंगे। तो चलिए साहब हम जो बात कर रहे हैं वापस आते हैं अपने रूल पर। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सप्लाई ऑफ सर्विस हो या सप्लाई ऑफ बोथ, फॉर कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी कुछ भी हो सकती है। अब मेरा एक छोटा सा आपके साथ क्वेश्चन, अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ है बट उसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या उसको सप्लाई कहा जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि रूल कह रहा है कंसिडरेशन होना चाहिए, और अगर उस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सिंपल है कि आपका रूल पूरा नहीं हुआ, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं मानी जाएगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब इस रूल के लिए। इसमें एक और पॉइंट आ गया कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ट्रांजैक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। अब ऐसे मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल को जो ये था मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। ऐसे मान लीजिए साहब कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, मैंने जी खाना खाया, और खाना खाने के बाद जब बिल पे करने की बारी आई और मैं खड़ा हुआ, तो पॉकेट पर जैसे ही हाथ गया पता चला पॉकेट में वॉलेट ही नहीं है। तो बस थोड़ी सी टेंशन हुई कि अब पेमेंट कैसे की जाएगी। अब आप ये समझिएगा, वैसे तो आजकल वॉलेट की जरूरत ही नहीं होती, मोबाइल ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं, बट मान लीजिए मेरे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, मुझे पेमेंट करनी थी। मैंने ये चीज खुद ही उठ के मैनेजर के पास जाकर के कहा कि जी मेरा वॉलेट मिसिंग है और सॉरी पैसे तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। उससे पहले कि वो कुछ कहें, मैंने पैसे की जगह अपनी वॉच उतारी और उनको दे दी, कहा कि जी आपका जो बिल बना है उससे कहीं ज्यादा ही है, आप मेरी वॉच रख लीजिए, या तो मैं बाद में पैसे दे जाऊंगा वॉच ले जाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब हो सकता है सामने वाला बोले नहीं जी इस सिचुएशन का भी एडवांटेज मैं ना उठा पाया, तो फिर क्या, मैं तो वापस नहीं दूंगा वॉच, या तो अभी पैसे दो। सो चलिए मैंने वॉच दे दी और मैं आ गया। तो रेस्टोरेंट वाले ने मुझे सप्लाई की, फूड की सप्लाई हो गई, बदले में कंसिडरेशन मिल गया उसको, और रेस्टोरेंट का तो बिजनेस ही है फूड सप्लाई करना, तो उसके बिल में जो भी जीएसटी पार्ट है वो जमा कराएगा, क्योंकि उसे इंक्लूडिंग जीएसटी जो बिल का अमाउंट है उसके बदले में कंसिडरेशन मिल चुकी है ना। अब आ जाइए मेरे एंड पर, मेरे एंड से भी तो एक सप्लाई हुई है,
वॉच की, एक गुड्स गया ना, और मुझे भी तो कंसिडरेशन मिली है ना बदले में, फूड। बताओ, क्या मैं भी जीएसटी लगा करके रेस्टोरेंट वाले को बिल करूंगा और वो जीएसटी कंपोनेंट जमा कराऊंगा सरकार के? नहीं। क्यों नहीं? रीजन क्या है? फाइनल कंज्यूमर। बिल्कुल, क्योंकि जो वॉच मेरी तरफ से एज अ गुड्स सप्लाई हुई है, ऐसा करना मेरा कोई बिजनेस नहीं है। दैट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माई बिजनेस। तो क्लियर हो गया कि एक और शर्त कंक्लूड हुई कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर है तो सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब कि ये तीनों पॉइंट फुलफिल होने चाहिए तो ही सप्लाई, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, ओके।